दोस्तों आज की इस क्लास में बात करेंगे आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में तथा इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि आर्यों के निवास स्थान को लेकर विभिन्न इतिहासकारों के मध्य में क्या है, एक विवाद है, एक अपवाद है, यानी कह सकते हैं कि विवाद है। और कई सारे जितने भी इतिहासकार हैं वो अपने अपने विभिन्न अब मत इस निवास उनके निवास स्थान को होकर लेकर देते हैं। यानी जितने इतिहासकार उतने ही मत इनके मूल निवास स्थान को लेकर बताए गए हैं कि आर्य यहाँ के निवासी थे। हर प्रत्येक इतिहासकार ने, ज़्यादातर जितने भी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं हमारे इतिहास के अंतर्गत, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने उनको यूरोप का बताया मूल निवासी, किसी ने उनको जर्मनी का मूल निवासी बताया, किसी ने सप्तसेन प्रदेश का, किसी ने ब्रह्मर्षि देश का, किसी ने देविका प्रदेश का, किसी ने मध्य एशिया का, तो किसी ने अंटार्कटिका प्रदेश तक का भी बता दिया, किसी ने तिब्बत प्रदेश का बताया। यानी प्रत्येक इतिहासकार ने इनके मूल निवास को लेकर अपने अपने अलग अलग मत दिए। आज उन सभी इतिहासकारों के बारे में हम जानेंगे कि किस इतिहासकार ने आर्यों के मूल निवास को लेकर अपना कौन सा मत दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर अविनाश चंद्र झा के अनुसार। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र झा ने आर्यों का मूल निवास प्रदेश सप्तसेन प्रदेश को बताया। किसको बताया? कि डॉक्टर अविनाश चंद्र झा के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? सप्तसेंधव प्रदेश के निवासी थे। सप्तसेंधव प्रदेश के निवासी थे। तो इन्होंने आर्यों को कहाँ का बताया? डॉक्टर अविनाश चंद्र झा ने सप्तसेंधव प्रदेश का। अब देखो भाई, कोई भी मत देता है तो उसके पीछे प्रमाण भी देता है। क्या देता है? प्रमाण भी देता है। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र झा ने सप्तसेन प्रदेश बताने के पीछे अपने प्रमाण दिए। तो इन्होंने प्रमाण में क्या दिए कि इन्होंने बताया कि भाई ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है, समझना कि ऋग्वेद में सप्तसेन प्रदेश को क्या कहा गया? देवकृत योनि कहा गया। एक बात समझना कि ऋग्वेद में सप्तसेन प्रदेश को क्या कहा गया है? देवकृत योनि कहा गया है। देवकृत योनि, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ग्रंथ में सप्तसेन प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात कि ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है। देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है, ये भी बात आप जानते हैं कि मैंने बताया था। इस देवासुर संग्राम के आधार पर ही कुछ इतिहासकारों ने अपनी इस बात को सिद्ध किया था कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए और उन्होंने यहाँ पे रहने वाले मूल निवासी जो थे सप्तसेन प्रदेश यानी सिंधु निवासियों को, सेंधव वासियों को इन्होंने हराया। उनको हराने के बाद में अपना दास बनाया और उनको दास बनाने के बाद में अपनी संस्कृति की यहाँ पर स्थापना की थी। इसी संग्राम के आधार पर कुछ इतिहासकार इस बात को प्रमाणित करते हैं, पुष्टि करते हैं। तो इस देवासुर संग्राम में बताया, ये जो देवासुर संग्राम है किनके मध्य हुआ था? देवता प्लस असुरों के मध्य हुआ। ठीक है, ये पॉइंट समझना यहाँ पे। अब इसमें ये बताया कि देवासुर संग्राम में जो असुर थे वो हार गए। क्या गए? हार गए थे, ठीक है। और हारने के पश्चात में ये सप्तसेन प्रदेश को छोड़कर चले गए। किसको चले गए? सप्तसेन प्रदेश को छोड़कर पश्चिम की ओर चले गए। पश्चिम में भी किसकी ओर? ईरान बोलते हैं हम इसको। पश्चिम की ओर चले गए, ठीक है, चले गए। तो इन्होंने यहाँ जो सप्तसेन प्रदेश की अब बात यहाँ पे जाहिर स्पष्ट हो गई कि क्योंकि देवासुर संग्राम में कहा गया है कि देवता असुरों के मध्य में युद्ध हुआ और इसमें असुर हार गए और हारने के पश्चात में ये सप्तसेन प्रदेश को छोड़कर कहाँ चले गए? पश्चिम की ओर चले गए। तो यहाँ पे सप्तसेन प्रदेश का उल्लेख हुआ। जब वो सप्तसेन प्रदेश को छोड़कर चले गए तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और कुछ न कुछ बात इन्होंने यहाँ पे इस आधार पर, देवासुर संग्राम युद्ध के आधार पर, देवकृत योनि होने के आधार पर इन्होंने आर्यों का मूल निवास क्या बताया? सप्तसेन प्रदेश बताया। अब एक चीज़ और समझना कि एक ईरान का ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ है, क्योंकि ये पश्चिम की ओर चले गए। कहाँ चले गए? ईरान की ओर चले गए। अब यहाँ से ये भी बात स्पष्ट होती है कि वो ईरान में रहने लगे। तो एक ईरान का ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। क्या है? जेंद अवेस्ता।
बात समझना, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ कि जो जैन अवेस्ता ग्रंथ है, इस जैन अवेस्ता ग्रंथ में और ऋग्वेद ग्रंथ में दोनों में क्या मिलती है, हमें काफ़ी समानता मिलती है, काफ़ी समानता मिलती है देखने को। ये बात अच्छे से समझना कि ईरान का यानी कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से काफ़ी समानता रखता है, जैन अवेस्ता ग्रंथ रखता है। और इस जैन अवेस्ता ग्रंथ में भी एक असुरों के देवता का उल्लेख होता है, असुरों के देवता का उल्लेख किया गया है, उल्लेख मिलता है। और इस असुरों के जो देवता का उल्लेख मिलता है, तो उस उल्लेख की बात करें तो उसको जो नाम मिलता है, उसका नाम क्या है, नाम की बात करें तो अहुर मजदा। किसका उल्लेख मिलता है, अहुर मजदा, यानी एक असुरों के देवता हैं अहुर मजदा। इनका उल्लेख किस में मिलता है, जैन अवेस्ता में मिलता है। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि किस ग्रंथ में असुरों के देवता अहुर मजदा का उल्लेख मिलता है, तो वो किस में मिलता है, जैन अवेस्ता में। और जैन अवेस्ता ईरान का एक धार्मिक ग्रंथ है जो भारत के धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद से काफ़ी समानता यानी मैच खाता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर डॉक्टर अविनाश चंद्र जहाँ ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्तसेंधा प्रदेश को बताया। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं मैक्स मूलर के अनुसार कि मैक्स मूलर ने किसे बताया आर्यों का मूल निवास स्थान। मैक्स मूलर के अनुसार बात करते हैं तो मैक्स मूलर ने आर्यों के मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया, जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया भी के नाम से भी जानते हैं। अब इस मध्य एशिया के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मूलर ने इनका आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया क्यों बताया। तो मध्य एशिया, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो इन देशों की बात करें अगर हम यहाँ पे, आपको तो याद रखना है, देशों में आप लिख लीजिए मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। 5 देश आते हैं इसके अंतर्गत, मध्य एशिया के अंतर्गत। नंबर 1 उज्बेकिस्तान, नंबर 2 किर्गिस्तान, नंबर 3 तजाकिस्तान और नंबर 4 कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और नंबर 5 पे हमारा जो आता है वो है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इन 5 देशों को मध्य एशिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। और ये क्या है, एशिया का बृहद भू अवरुद्ध यानी लैंड लॉक प्रदेश इनको माना जाता है। ये बात आपको अच्छी समझनी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्य एशिया की परिभाषा में इन 5 देशों को शामिल किया है। ये बात आपको याद रखनी है कि इन 5 देशों को मध्य एशिया के देश बताया गया है, या हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया में शामिल ये 5 देश हैं। किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। अब एक बात और याद रखनी है कि भाई जो ये मध्य एशिया, इसका जो नामकरण, इसका जो नामकरण है मध्य एशिया, इन 5 देशों की जो समूह है, इसको मध्य एशिया नाम किसने दिया था, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये नाम दिया था। अगर ये बात आपको पूछ ले कोई भी कि भाई इन 5 देशों को मध्य एशिया का जो ये नाम है, ये नामकरण, भौगोलिक नामकरण किसने किया था, तो याद रखना कि इनका जो भौगोलिक नामकरण है, नामकरण अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम इन 5 देशों के इस क्षेत्र को क्या कहा था, मध्य एशिया का क्षेत्र कहा था 1843 ईस्वी में। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो इसमें जो मैक्स मूलर हैं ये कहाँ के निवासी हैं, इनके बारे में भी जान लें। ये जर्मनी के निवासी हैं और इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि भाई भारतीय ग्रंथ कौन सा, भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद। ठीक है, बात समझना, भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ अभी बताया, ईरानी ग्रंथ के बारे में भी जैन अवेस्ता। कौन सा है हमारा, जैन अवेस्ता।
तो ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद, इन दोनों के मध्य में क्या बताइए इन्होंने, भाषाई समानता बताई है। भाषाई समानता बताइए। इन्होंने कहा है कि भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता के मध्य कई सारी भाषाई समानता मिलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है हमारा, इस ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? इंद्र का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार हम बात करें किसकी, जैन अवेस्ता की, तो जैन अवेस्ता में भी इंद्र का उल्लेख मिलता है। बात करें हम ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में वायु देवता का उल्लेख मिलता है, तो जैन अवेस्ता में भी वायु देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मित्र देवता का उल्लेख मिलता है, तो जैन अवेस्ता में भी मित्र देवता का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार की कई सारी भाषाई समानता ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में है और भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद में है। इसके अलावा देखिए, जो संस्कृत में कई भाषाई समानता ऐसी भी मिलती है कि संस्कृत में पिता को पितर कहते हैं, पितर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फादर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फादर। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जर्मनी में वादर, जर्मनी में वादर कहते हैं। एंड लैटिन में पेटर, लैटिन में क्या कहते हैं? पेटर। ठीक है, तो ये बहुत सारी भाषाई समानताएं भी क्या करती है, इस बात का घोतक, इस बात को सिद्ध करती हैं कि जो आर्य थे वो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और सबसे इन्होंने मेन उदाहरण दिया है भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद की और ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता की भाषाई समानता का। किसने? मैक्स मूलर ने। और इनके बारे में मैंने एक बात ये भी बताई थी कि इन्होंने आर्यों को, आर्य शब्द को क्या बताया? एक श्रेष्ठ जाति का। आर्य शब्द को एक श्रेष्ठ जाति से संबोधित किया था सबसे पहले। आर्यों को एक श्रेष्ठ जाति कहने वाले व्यक्ति कौन थे? मैक्स मूलर ही थे। ये बात मैंने पहले ही आपको समझा दी है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, आपको सारी पॉइंट समझ में भी आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश को माना गया। आर्कटिक प्रदेश यानी हम उत्तरी ध्रुव को कहते हैं। इनकी एक पुस्तक थी दी आर्कटिक होम इन दी वेदाज। इन्होंने इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन दी वेदाज, इसका एक चीज़ और याद रखनी है कि ये 1903 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे बताया? आर्कटिक प्रदेश को, यानी उत्तरी ध्रुव को बताया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्कटिक आर्यों के निवास स्थान को लेकर आर्कटिक होम का सिद्धांत किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। अब इन्होंने भाई आर्कटिक प्रदेश बताया, तो किस आधार पर बताया? तो इनके आर्कटिक प्रदेश यानी आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश होने के इन्होंने दो आधार बताए। एक तो उन्होंने ऋग्वेद में उल्लेखित एक सूक्त है ऋग्वेद में, उसमें एक दीर्घकालीन ऊषा का उल्लेख मिलता है। दीर्घकालीन ऊषा का मतलब होता है कि 6 मंथ की रात और 6 मंथ का दिन। ठीक है, 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन दीर्घकालीन ऊषा के अंतर्गत आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने की रात इस सूक्त में उल्लेखित दीर्घकालीन ऊषा का उल्लेख किया गया है। इस आधार पे यहाँ पे क्या होती थी, आर्य जहाँ रहते थे वहाँ पे 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता था। और ऐसा तो वो कहाँ पे होता है? आर्कटिक प्रदेश में यानी उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में रहता है, ऐसा इनका मानना था। इस आधार पर दूसरी बात इन्होंने कि महाभारत में एक सुमेरु पर्वत का उल्लेख आता है और ये सुमेरु पर्वत कहाँ मिलता है, कहाँ पर है स्थित है? ये आर्कटिक प्रदेश में स्थित है। इस आधार पर इन्होंने कहा कि भाई आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, इनके सिद्धांत को ज़्यादा इतना बाद में गौर नहीं किया गया, इनके सिद्धांत को ज़्यादा प्रमाणित नहीं माना गया, क्योंकि केवल इन दो बातों के ऊपर हम आर्यों का मूल निवास स्थान इसे घोषित नहीं कर सकते। लेकिन आपको याद रखना कि दीर्घकालीन ऊषा और सुमेरु पर्वत के आधार पर उन्होंने आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश बताया। अगले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था तिब्बत प्रदेश। कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि लिख देगा अविनाश चंद्र झा, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मूलर, और इधर लिख देगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इधर लिख देगा तिब्बत प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश,
और मध्य एशिया सप्तसेंद्र प्रदेश मिलान कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया? तिब्बत प्रदेश। और उन्होंने इस बात का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया है? अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया है। अब बात करते हैं कि कुछ विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी को भी बताया है। उस जर्मनी के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, पेनका और हर्ट थे। अगला जो उदाहरण है, बात करते हैं पेनका व हर्ट के अनुसार। तो पेनका व हर्ट ने आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी प्रदेश को बताया। पॉइंट यहाँ तक समझना कि इतने सारे विद्वान चल रहे हैं और हर विद्वान अपना अपना अलग अलग मत दे रहा है। तो यहाँ पे याद रखना कि पेनका व हर्ट के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी प्रदेश था। अब आपको इनमें प्रश्न आ रहा है, क्यों भाई जर्मनी प्रदेश क्यों है? तो इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर आर्यों को जर्मनी का निवासी बताया, मूल निवासी बताया। इन्होंने कहा कि विशेषतः कि जो आर्य थे उन आर्यों के बाल कैसे थे? भूरे थे। तो आर्यों के जो बाल भूरे थे, जो आर्य भारत में जो निवास करते थे, आर्य रहने वाले थे, उनके बाल भूरे थे। और जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मनी के लोगों के बाल आज भी भूरे हैं। तो इस आधार पर इन्होंने कई सारी ऐसी शारीरिक बनावट और शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात की और उन शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इन्होंने आर्यों को जर्मनी का मूल निवासी बताया। यहाँ तक कि पतंजलि ने भी, याद रखना कि पतंजलि ने भी भारतीय ब्राह्मणों को भूरे बालों वाला बताया है। ब्राह्मणों को भूरे बालों वाला बताया है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि किसने भारतीय ब्राह्मणों को भूरे बालों वाला बताया है? पतंजलि ने। शारीरिक बनावट के आधार पर किसने आर्यों के मूल निवास स्थान का मत प्रस्तुत किया था? पेनका व हर्ट ने। अब बात करते हैं विलियम जोन्स के अनुसार। तो विलियम जोन्स ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे बताया? यूरोप को बताया। अब याद रखना कि इन्होंने तो यूरोप का बताया, लेकिन इनसे पहले फ्लोरेंस के निवासी थे फिलिप्पो सेसेटी। इनका नाम था फिलिप्पो सेसेटी। कहाँ के निवासी थे? फ्लोरेंस के निवासी थे। और ये 1583 से लेकर 1500 ईस्वी तक, 88 ईस्वी तक कहाँ रहे? गोवा रहे। यानी इन्होंने भारत के अंतर्गत यानी गोवा में कितने वर्ष तक रहे? 5 वर्षों तक रहे थे। और इन्होंने गोवा में रहकर 5 वर्षों तक, ये कौन था? एक सौदागर था। कौन था? सौदागर था, फ्लोरेंस का सौदागर। ये यहाँ पे अपने व्यापार करने आया, सौदागर था। और ये गोवा में 5 वर्ष तक इसने व्यापार किया। यानी 1583 से 1588 ईस्वी तक ये कहाँ पर रहा? गोवा में रहा, भारत के शहर में, फ्लोरेंस का निवासी। और इसने यहाँ पर रहकर क्या किया? वेदों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? वेदों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात इसने यूरोप में और एशिया, इन्होंने यूरोप व एशिया ये डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। वेदों का अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने यूरोपीय की जो भाषा थी, यूरोप की भाषा से भाषाई समानताएं बताई। किसमें? ऋग्वेद में। यानी कि ऋग्वेद की जो भाषा है उस भाषाई समानता के आधार पर इन्होंने यूरोप की भाषा को क्या किया? मैच किया। और उन्होंने कहा कि भाई जो यूरोपीय भाषा है उसके जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, वो बहुत सारे शब्द किस में मिलते हैं? वेदों में मिलते हैं। वेदों की भाषा से मैच खाते हैं यूरोप की भाषा के बहुत सारे शब्द। और इसी आधार पर विलियम जोन्स ने आगे चलकर आर्यों का मूल निवास स्थान किसे बताया? यूरोप को बताया। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट के अनुसार कि गार्डन व चाइल्ड के अनुसार क्या थे आर्यों का मूल निवास स्थान। अब बात करते हैं कुछ और विद्वानों के अनुसार आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। जब बात करें गार्डन व चाइल्ड एवं नेहरिंग के बारे में, याद रखना कि एक तो विद्वान हो गए गार्डन चाइल्ड, दूसरे हो गए नेहरिंग। इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? दक्षिण रूस। इन्होंने घोड़े के अवशेष के आधार पे, किसके अवशेष के आधार पे? घोड़ों के अवशेष के आधार पे ये मत प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि आर्यों का जो प्रिय पशु घोड़ा था और उसके अवशेष कहाँ मिले थे? दक्षिणी रूस में मिले थे। इस आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? दक्षिणी रूस था।
गाइल्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी था। और पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? ब्रह्मर्षि देश के थे। और DS त्रिवेदी के अनुसार आर्य देवका प्रदेश के निवासी थे। देवका प्रदेश में बता दूं कि ये देवका नदी के किनारे वाले क्षेत्र को हम देवका प्रदेश कहते हैं। और जो ये देवका नदी है, ये देवका नदी कहाँ पे बहती है? देवका नदी याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। देवका नदी कहाँ बहती है? मुल्तान में, मुल्तान में बहती है। मुल्तान कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में है, ये अफ़गानिस्तान में। पॉइंट क्लियर रखना, याद रखना है। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये कई बार बड़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट आर्यों को मूल निवासी किसने बताया था? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी हाल ही में भगवान दास गिडवानी, एक विद्वान है, इतिहासकार हैं भगवान दास गिडवानी, इन्होंने जर्मनी में अपना शोध पूरा किया है। कहाँ पे? जर्मनी में इन्होंने अपना शोध पूरा किया है। और उन्होंने अपने हाल ही में ये शोध पूरा कंप्लीट किया है। और इन्होंने आर्यों का मूल निवास यानी आर्यों का आदि देश किसे बताया है? भारत को बताया है कि आर्यों का आदि देश भारत है। किसने? भगवान दास गिडवानी ने। अपनी किस पुस्तक में? रिटर्न ऑफ द आर्यंस। पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में चर्चा में भी है कि रिटर्न ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भगवान दास गिडवानी। और उन्होंने इस पुस्तक में भारत को आर्यों का आदि देश बताया है। और उन्होंने अभी हाल ही में जर्मनी में इन्होंने क्या किया? अपना शोध पूरा किया है। अब यहाँ से समझने वाली बात, मैं आपको कुछ पॉइंट और समझा देता हूँ कि भाई इनके निवास स्थान को लेकर इतिहासकारों में इसी प्रकार के मत मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतिहासकारों की बात कर ली है। अब एक चीज़ और समझ लें कि कुछ इतिहासकार इन्हें भारत का ही निवासी बताते हैं, यानी भारत की जो ब्रह्मर्षि देश हैं, आर्यावर्त हैं, कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का ही निवासी बताते हैं। कुछ इतिहासकार क्या करते हैं कि इनको विदेशों का मूल निवासी बताते हैं। यानी कुछ इतिहासकार तो कह रहे हैं कि भारत के निवासी हैं, कुछ कह रहे हैं विदेशों के मूल निवासी हैं। पॉइंट समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ तक कि जैसे फिलिपो सोसाइटी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जर्मनी का, किसी ने यूरोप का मत दिया, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम, इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है, तो जो सबसे ज़्यादा मत माना गया है वो माना गया मध्य एशिया को, कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, जो मैक्स मूलर ने दिया था, जो भाषाई समानता के आधार पर दिया था, उसको सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है। इन सभी विद्वानों में भी भाई ऐसा नहीं, पूर्णतः प्रमाणित नहीं कह सकते, सर्वाधिक प्रमाणिक जिस सिद्धांत को माना है वो माना मध्य एशिया के सिद्धांत को, कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। जो किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था। क्योंकि आर्यों का एक अभिलेख है, बोगाज़कोई अभिलेख, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य एशिया से प्राप्त होता है। और उस अभिलेख में दो राजाओं के बीच में संधि के लिए 4 देवताओं को, ऋग्वैदिक देवताओं को क्या बनाया गया है? उत्तरदायी बताया गया है। तो उस अभिलेख के बारे में भी हम बात करेंगे। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीक़ा से। तो आपको मैं बता दूँ, क्योंकि भाई हमारा जो भारतीय ग्रंथ है ऋग्वेद, और एक ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता, इसके बारे में मैंने अभी बात की है। क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में भी क्या मिलती है? कई सारी भाषाई समानता मिलती है इन दोनों ग्रंथों में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, ठीक है। भारत को ही मानते भाई मध्य एशिया है आर्य, लेकिन ज़्यादातर इतिहास प्रमाणिक किसको मानते हैं? मध्य एशिया को मानते हैं। ये बात हो गई यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ बोगाज़कोई अभिलेख के बारे में, कि ये बोगाज़कोई अभिलेख क्या है जिसके आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। बात करते हैं बोगाज़कोई अभिलेख के बारे में। देखिए, बोगाज़कोई अभिलेख आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख है। पहली बात ये सबसे समझ लें आप, क्योंकि जितने भी हम आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक कालीन चाहे आर्य हों चाहे उत्तर वैदिक कालीन आर्य हों, उन सभी आर्यों को मिलाकर अगर बात की जाए तो आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगाज़कोई अभिलेख है। ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। कई बार अगर पूछा जाए कि आर्यों का सबसे प्राचीन लेख कौन सा है? बोगाज़कोई अभिलेख। या पूछ लिया जाए कि बोगाज़कोई अभिलेख का संबंध किससे है? आर्यों से, मौर्यों से, गुप्तों से, सप्त सिंधुवासियों से, तो आपको बता देना है कि आर्यों से इसका संबंध है। क्योंकि ये क्या है? आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो लिखा कब गया था? 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। ये बात समझनी है। और यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका प्राप्ति स्थल कहाँ पे है? बोगाज़कोई है। बोगाज़कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो एशिया माइनर यानी आधुनिक तुर्की में अवस्थित है, यानी मध्य एशिया में अवस्थित है। ये पॉइंट अच्छे से समझना है। इस अभिलेख की जो भाषा है वो इंडो ईरानी भाषा है। यानी इंडो ईरानी भाषा का मतलब है कि भारतीय और ईरान की मिक्स भाषा है। और इस अभिलेख की जो खोज की थी वो 1907 में ह्यूगो द्वारा की गई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट।
तो याद रखना कि बोगाज कोई अभिलेख की खोज किसने की, ह्यूगो ने की 1907 ईस्वी में। और इसकी भाषा इंडो ईरानी। कहाँ से मिला, बोगाज कोई नामक स्थान से, जो कहाँ पे स्थित है, एशिया माइनर में। और एशिया माइनर को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, आधुनिक तुर्की के नाम से जानते हैं। और यह अभिलेख कब लिखा गया, 1400 ईसा पूर्व में। और ये आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अब इस अभिलेख में मिलता क्या है कि भाई इस अभिलेख में 2 कबीलों का उल्लेख मिलता है। पहला जो कबीला है उसका नाम है हित्तिया हित्ताइत कबीला, और जो दूसरा कबीला है उसका नाम है मितनिया मिताइत कबीला। हित्ती कबीले के जो राजा हैं उनका नाम है सुब्बी लिम्बा, और मितन्नी कबीले के जो राजा हैं उनका नाम है मती उ अजा। इन दोनों के मध्य में क्या होती है, संधि। क्या होती है, संधि। तो इसी संधि का उल्लेख किस में मिलता है, इस बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। और इसमें बताया गया है कि संधि के लिए ये किन 4 देवता हैं, संधि के लिए उन 4 देवताओं को साक्षी मानते हैं। संधि का साक्षी, तो संधि का साक्षी किन्हें मानते हैं, ये साक्षी इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो जो नासत्य देवता हैं इनकी ऋग्वैदिक जो देवता हैं आश्विन, उनसे इनकी पहचान की गई है, ऋग्वैदिक देवता आश्विन से नासत्य की। तो याद रखना कि जो हमारा बोगाज कोई अभिलेख है इसमें जो इन 2 कबीले हैं इनके राजा सुब्बी लिम्बा मती उअजा के मध्य जो संधि का उल्लेख है, उस संधि के दौरान इन्होंने संधि के लिए किसे साक्षी बनाया, इन 4 वैदिक देवताओं को साक्षी बनाया, जिनके नाम इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्य हैं, जिनका उल्लेख हमारे ऋग्वेद ग्रंथ में भी मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य के स्थान पर किस देवता का उल्लेख मिलता है, हमारे वैदिक ग्रंथों में आश्विन देवता का उल्लेख मिलता है। तो इन 4 देवताओं को क्या माना गया, साक्षी माना गया, किसका, इस संधि का साक्षी माना गया। इस प्रकार का उल्लेख किसमें मिलता है, बोगाज कोई अभिलेख में। अब परीक्षाओं की दृष्टि से बात करूं तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बोगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का। एक बात और याद रखना कि बोगाज कोई अभिलेख लोहे की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। लोहे की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है, ये बात याद रखनी है। ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लोहे के सबसे पहले साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिले थे, जिसके बारे में मैंने आपको लौहकालीन सभ्यता पढ़ाई थी, यानी वैदिक सिंधु सभ्यता पढ़ाई थी, जिसमें ताम्र पाषाण सभ्यता यानी पाषाण काल पढ़ाया था, और फिर पढ़ाया था मैंने धातु काल। उसमें इसके बारे में अच्छे से समझाया है लोहे के बारे में कि लोहे की खोज कहाँ से शुरू हुई, प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो फिर भी बता देता हूँ, लोहे के भारत में प्रथम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिले थे। पॉइंट क्लियर। तो ये हो गए हमारे बोगाज कोई अभिलेख से संबंधित संपूर्ण बात है। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे ऋग्वैदिक। मैंने बताया था इसमें विभाजन किया था कल की क्लास में कि हमारा जो वैदिक काल है वो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में जानेंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन कैसा था, उनका धार्मिक नियम कैसे थे, उनके राजनीतिक नियम कैसे थे, सामाजिक नियम कैसे थे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के बारे में। तो आज की इस क्लास में तो बस इतना ही। कल बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो आज की क्लास में इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट